अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM, JUI, जिस तरह हम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी तरफ से बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने तमाम लीडर्स को कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी किस्म की कोई भी बात आती है तो सेकेंड या थर्ड टीयर की लीडरशिप जो है वो उसका जवाब दे, लेकिन सख्ती या गर्मी पैदा करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 16 महीने ये इकट्ठे रहे और उसके बाद अभी एक महीना और कुछ दिन हुए हैं और सब एक दूसरे के खिलाफ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डैगर्स ड्रॉन है, वो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। कुछ समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पिछले 16 महीने जो भी जिस तरह भी बैठे रहे, जो भी उनके एतराज़ात होते थे वो प्राइम मिनिस्टर के पास आते थे, आके बताते थे। सबसे बड़ा जो उनका कंसर्न था वो हल्का बंदियों के हवाले से था, सेंसस के हवाले से था, और वो अभी भी शायद यही कहते थे कि जनाब चाहे इंतखाबात जब भी हों लेकिन ये चीज़ मुकम्मल होनी चाहिए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी उसी तरह चल रहा है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि शायद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो उनको पंजाब में उस तरह कैंपेन करने नहीं दे रही, या शायद जब वो चाहते थे कि हमें इतलात पहले आ रही थी कि पीपल्स पार्टी ने कुछ सीट एडजस्टमेंट करने की कोशिश की। पहले एक नंबर पे एग्री किया गया, फिर वहाँ से PMLN ने कहा जी नहीं इतनी सीट्स पर हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, फिर दूसरा नंबर, और शायद अब वो भी जो है जो सिंगल डिजिट नंबर भी एग्री हुआ था कि जी चलें यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करते हैं, शायद वो भी, हमारे ज़राए का कहना था कि वो भी जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो भी ख़त्म हो गई। और उसके बाद से हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें गिला शिकवा सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। दूसरी जानिब MQM जो है वो कह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें स्पेस नहीं दे रही, और सिंध जो कार्ड है वो अब हम नहीं खेलने देंगे। तो MQM और JUI इकट्ठे होकर इलेक्शन भी लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। अब ये JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जो कि जिनका बहुत गहरा ताल्लुक आसिफ अली जरदारी साहब से, वो अब MQM के साथ हाथ मिला चुके हैं। अगर आपको मालूम हो, कुछ दिन पहले एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कराची में, और उन्होंने कहा कि JUIF और MQM पाकिस्तान जो है वो मिलकर इंतखाबात लड़ने की तैयारियां कर रही है। ये भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि MQM सिंध जो अर्बन सेंटर्स हैं उनकी कुछ रियलिटी तो है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा ज़रा खौफ आना चाहिए, क्योंकि JUIF की भी वहाँ पे सिंध रूरल में या सिंध के जो छोटे अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे प्रेजेंस है। तो ये सारी सूरत हाल भी चल रही है। मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से पता था आपको कि वो पहुंच गए लाहौर, लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि जनाब ही लैंडेड एंड डैश्ड बैक। अब ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या हुआ, अल्लाह खैर करे कि वो आए और फिर वापस निकल गए। कोई इम्पोर्टेंट मुलाकात करने के लिए आए थे, या जो भी कोई, बल हमारी दुआ ये है कि अल्लाह खैर ही करे, कोई बुरी खबर ना हो जिसकी इतनी इमरजेंसी में अगर वो वापस चले गए, क्योंकि इतलात कुछ ऐसी चल रही हैं। मुबैना तौर पे हमारे पास कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन इतलात शायद ये चल रही हैं कि वो आए, लाहौर आए और उसके बाद फिर वापस भी शायद निकल गए हैं या निकलने का इरादा रखते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको मालूम है कनाडा में हरप्रीत सिंह का जो कत्ल किया, उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि अनाउंस कर दिया उनके प्राइम मिनिस्टर ने कि जी इसके पीछे इंडियन रॉ का हाथ था। और उसके बाद उन्होंने जो एक इंडियन डिप्लोमेट था जिसको उन्होंने कहा कि ही वॉज अ सीनियर रॉ ऑफिसर, उसको मुल्क बदर कर दिया गया। और उसके बाद जो है वो मामला चल रहे हैं, तमाम ममालिक ने कंसर्न शो किया है और इंडिया को एक तरह से कॉर्नर करने किया जा रहा है। और हमारे भी जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साइरस काजी ने, उसका भी हम आपको बताएंगे। तो इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए नाज़रीन पहले सेगमेंट में हम सियासी मामलात पर ही नज़र डालेंगे।
हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कराची से ये जीते हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब आपके वक्त का। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं। हमें बैरिस्टर दानियल चौधरी भी ज्वाइन करेंगे, यंग लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। कादिर मंदोखेल साहब, ये क्या ऐसा हो गया एकदम कि 9 अगस्त के बाद एक महीना कुछ दिन और सारे एक दूसरे के खिलाफ डैगर्स ड्रॉन नजर आ रहे हैं? ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि सब ने अपने अपने मंशूर पर अपनी अपनी जंग लड़नी है इलेक्शंस में, लेकिन बाकायदा जो बयानबाजी सख्त किस्म की शुरू हो गई, इसकी वजह क्या नजर आती है आपको? देखिए, यकीनन इस बात का भी आपको अंदाजा है कि जब लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान की तारीख का पहला 10 दिन 10 रात जो लॉन्ग मार्च शुरू किया है, और इस लॉन्ग मार्च का मकसद ये था कि अदम एतमाद की तहरीक पास करना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। और बगैर किसी शराइत के शहबाज शरीफ साहब को आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल हिमायत करके और उनको वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर बिठाया। और अच्छा चला बुरा चला, हमने अपनी मिनिस्ट्री चलाई है, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री चलाई है, वो तो आप सबको पता होगा कि किस तरह किसने क्या चलाई है, उस पर बहस में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद इलेक्शन के बाद जब ये निगरान सेटअप आ गया, निगरान सेटअप पे भी ठीक है, जो आगे हमें उस पर हम खामोश रहे, चलो ठीक है। अब अचानक गोलाबारी जो शुरू हो गई है हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से हमारे शहीद कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में, और उसके बाद दूसरे लोग शुरू हो गए। तो इसके अलावा हम ये कहना चाह रहे हैं, जब बिलावल साहब ने बात की है, अब देखें तौकीर शाह साहब, मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ कि मैं जिस कमेटी को चेयर कर रहा था मुलाजमीन का, स्पेशल कमेटी का, वहाँ तौकीर शाह साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के खुल्लम खुल्ला मेरी कमेटी की मुखालफत करते और ब्यूरोक्रेसी को मना करते थे कि कोई स्पेशल कमेटी में यानी मंदोखेल की कमेटी में ना जाए। अच्छा, अब इसमें वजारतें कौन कौन थी? राना तनवीर साहब की वजारत तालीम, ख्वाजा साद रफीक साहब की कादिर खान मंदोखेल साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब, ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त आप उनके साथ अलायंस में हुकूमत कर रहे हैं। ये उस टाइम पे हो रहा है कि बाकायदा तौकीर शाह डायरेक्ट कर रहे हैं मेंबर्स को कि आपकी कमेटी में ना जाएं। जी, आप मेरे असम्बली में स्पीच उठा के देख लें, और आप उनकी धड़ाधड़ जो यूनिवर्सिटी उनकी बिल उठा के देख ले। इवन के मैंने उस दिन असम्बली का सेशन चलने नहीं दिए, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहा हूँ। और इन्हीं वजीरों का, ख्वाजा आसिफ का, ख्वाजा साद रफीक का और राना तनवीर का मैंने बाकायदा असम्बली की फ्लोर पे नाम लिया। मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, और ये बातें मैंने अपनी क़यादत को भी बताई है कि भाई ये चीज हो रहा है। और फिर जब ओट को इज्जत दो, आपने, मैं कमेटी मैंने नहीं बनाई, मेरी घर की कमेटी नहीं थी, इस असेंबली ने मुझे मुतफ़क़ा तौर पे ये कमेटी बनाई और मुझे चेयरमैन चुना, और उसमें मुस्लिम लीग नून की भी मेंबरान मौजूद थे, तमाम पार्टी के थे। तो सवाल ये, फिर उसके बाद वही तौकीर शाह है कि अभी तक बैठा हुआ है, और पिछला जो इससे पहले जो तौकीर शाह टाइप का था फवाद हसन फवाद, जो मियां साहब की फिर हुकूमत चला रहे थे, उनको वफाकी वज़ीर बना दिया है। आपका गवर्नर बैठा हुआ है सबसे बड़े सूबे में। तमाम अदारे में आपको बात बता दूं कि जो क्योंकि मेरे कमेटी के सामने आते थे, जो पावर कंपनियां थी वापडा की, उनके तमाम बोर्ड के चेयरमैन मुस्लिम लीग नून के, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे जुटला दे, मेरी कमेटी के मैं रिकॉर्डिंग निकाल के आपको दे दूंगा, ये तमाम नून लीग से ताल्लुक है। सरकारी वकला सारे इनके, ट्रिब्यूनल के जज सारे इनके, माओ ने खसूसी को 15-20 बना दिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीजें करके हम मुंह देखते रहते। मैं जिस हल्के से मैंने था उसी से मैंने मिफ्ता इस्माइल को हराया और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ 2018 में इलेक्शन लड़ाऊं। मुझे फंड नहीं दे रहे और मुस्लिम लीग नून अपने हारे हुए लोगों को फंड दे रहे हैं। 16 साल वजीर आजम जो है ना शहबाज शरीफ साहब रहा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे हल्के और आपके हल्के के पानी के बूंद बूंद को तरस रहा है, मुझे आप मुलाकात का टाइम दो। मुझे शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन भी नहीं दिया। तो कादिर खान मंदोखेल साहब, पे आपको बता रहा हूँ, कादिर खान मंदोखेल साहब,
मंदोखेल साहब, तो मुझे तो ये देखें, हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं बहुत सारे, लेकिन ये पहली दफा पता लग रहा है कि बाकायदा जब आप लोग हुकूमत में बैठे हुए थे तब से इस किस्म की जो है वो आपके मुखालिफ काम शुरू कर दिया गया था। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन इस पर मजीद भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर लिया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी और ख्वाजा साहब। जी सही, ठीक ठीक। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, क्या गिले शिकवे शुरू हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध के अंदर? क्या वजह क्या हुई है? अरे भाई, ये तो 30 साल पुराना म्यूजिकल चेयर है जो बचपन से देखते चले आ रहे हैं और गैर मुतवक्को नहीं है। और जैसे कि ये दोनों रिवायती जमातें हैं, इनका एक वतीरा रहा है। ये तो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, क्योंकि दोनों के दरमियान एक मॉन्स्टर मौजूद था और वो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो जाहिर है सब दोस्त बन गए थे और ये तो होना ही था। और इंतखाबात से कबल दोनों पार्टियां रिवायती तौर पर अवाम को क्या दिखाएंगी? इन्हें अपने वोटर्स के आगे एक दुश्मन दिखाना है, एक ऐसा खौफनाक दुश्मन दिखाना है जिसको दिखा दिखा के वोटर को डरा डरा के वोट लेना है। वो दुश्मन महंगाई नहीं है, वो दुश्मन गुर्बत, बेरोजगारी, इफलास, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, वो थोड़ी है। वो दुश्मन तो ये दिखाएंगे मेरे हल्के के सामने फलाना दुश्मन है, मेरे कायद के सामने फलाना कायद दुश्मन है। और ये एक पुराना म्यूजिकल चेयर है और ये होगा। लेकिन ये मैं आपको गुजारिश कर दूं कि इस बार शायद इन दोनों जमातों को काफ़ी नुकसान होगा। ये वो 1980 की जो दिहाई की जो पॉलिटिक्स है वो कामयाब नहीं होगी और ये सिर्फ आवाम को नारे दिखाने के लिए हैं। और मेरी तो गुजारिश है आवाम से भी कि वो अपनी आंखें खोलें और रिवायती तौर पर इनके जलसों में आप दो बातें सुनेंगे कि एक तो मेरा मुखालिफ चोर है और दूसरा मैंने कोई करप्शन नहीं की, और जितने अरबों रुपए मुल्क से गए हैं उसमें मेरी जमात का मेरा कोई हाथ नहीं है और हम अमीर से अमीरतर हो रहे हैं, हमारा हक है। लोग गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, ख्वाजा साहब अब एक हम्बल छोटी सी मेरी भी सुन लें कि नहीं, मुझे ये बताएं कि भाई साहब आपने कहा कि ये ख्वाजा भाई, क्या आपने कहा कि जनाब ये म्यूजिकल चेयर है, आपका ख्याल है कि ये अगली जो म्यूजिकल चेयर होने जा रही है उसमें ये नहीं होंगे? चलें, समझ में आती है। MQM पाकिस्तान ने तो हर दौर में मतलब हिस्सा डाला अपना, तो आप किस बयानिए के साथ जाएंगे अवाम के साथ कि जी आपका कोई शेयर नहीं था, आप कैबिनेट में नहीं बैठे हुए थे, आप बिल्कुल जो है अपने आप को अलूफ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि नहीं, यू वर नेवर द पार्ट ऑफ द सेटअप फॉर 16 मंथ्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बड़ा रियलिस्टिक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ना ही मैं चापलूसी और जीजी हुजूरी में अपनी पार्टी से आगे निकलूंगा। रियलिटी है, इस जो ऐवान में लोग मुंतखब होकर आते हैं और उसमें किसान का नुमाइंदा जागीरदार होता है और मजदूर का नुमाइंदा सनतकार होता है और ख़वातीन के नुमाइंदे घर की खालाएँ, चच्चियाँ, फुप्पियाँ, बहनें होती हैं और जो नौजवान है उसका नुमाइंदा 60 साल का बुढ़ा होता है। और जब वो ऐवान में आते हैं तो मुझे अपने शहर के लिए बिल्कुल उनके साथ बैठना पड़ता है। मैं उतना कसूरवार हूँ जितना मेरा शेयर रहा है। और ये जब जब भी, मैंने आपको बताया कि ये जो ऐवान के अंदर इस किस्म के नुमाइंदे आते रहेंगे, पैसे के बलबूते पे, टप्पेदारों, मुख्तारगार पुलिस के बलबूते पे और अपने पार्टी के कायदीन को नौजुबिल्ला पता नहीं क्या साबित करते हुए ये हमारे दरवाजे पे फिर आएंगे। चलिए, मुझे क्विकली मैंने दानियाल चौधरी की तरफ जाना है। इजहार भाई, मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी से क्या गिले, क्या शिकवे हो रहे हैं इस वक्त? नहीं, कोई गिले नहीं है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। तो फिर क्यों कहते हैं कि इस दफा सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, यूरोप में लाइनें लगी हुई हैं, लोग लाड़काना, नौडेरो, नौशेरो फिरोज, जैकबाबाद देखने के लिए यूरोप में वीजे लेने के लिए मर रहे हैं। आप जाएं अमेरिका में, लोग लाइनों में खड़े, फजर से खड़े हो जाते हैं कि भैया हमें जाकर इंटीरियर सिंध देखना है। लोग कराची को देखने के लिए तुर्की में, इंडिया में, बांग्लादेश में लाइनें लगी हुई है। माशाल्लाह सिंध का हाल तो इतना अच्छा है
हमें कोई शिकायत ही अच्छा, तो मतलब आपको कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है, कोई आपको स्पेस? ये तो सिंध के लोगों से पूछे ना। नहीं, एमक्यूएम को स्पेस मिल रही है अपनी, वो अपने तौर पर दे आर हैप्पी। देखिए, हमें तो स्पेस 2013 से जब ये धमाकों का आगाज सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें खासतौर पे एएनपी और एमक्यूएम दोनों निशाना बने, तो हमारे पास तो 2013 पे 2018 अपोजिशन पूरी रही, न कौमी न सूबाई, और 18 के बाद फिर पीटीआई, और अब हम पीडीएम। और बड़े मजे सही बात ये है सही कि अभी ये मेरे एमएनए साहब फरमा रहे थे सबका कि इनको कोई फंड नहीं मिला। मैं गुजारिश करूंगा कि पूछिए कि सिंध में अपोजिशन को कितना फंड मिला है। तो ये तो इस मुल्क की तकदीर रही है। चले, आप बिल्कुल वैलिड बात है कि जाहिरी बात है, आप भी अपने मौक़िफ़ पर सही बात कर रहे हैं। दानियल चौधरी साहब, एक आप माशाल्लाह बैरिस्टर भी हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब लाहौर पहुंचे और अब इतलात ज़राए के हवाले से ये आ रही हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब शायद आज या कल सुबह वापस जा रहे हैं। तो मतलब इट वाज अ जेट सेट विजिट टू पाकिस्तान, लाहौर आए और फिर इतलात ये आ रही हैं मुबैना तौर पे कि वो शायद वापस जा रहे हैं ज़राए के हवाले से। और कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा, जिनका पहले प्लान ये था कि वो 21 अक्टूबर तक अब यहीं पे रहेंगी, तैयारियां मुकम्मल करेंगी, वेलकम एक जो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होना है कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब का, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अब उनके हवाले से भी, ज़राए के हवाले से इतलात ये आ रही हैं कि शायद वो भी कल या परसों लंदन रवाना हो जाएंगी। तो ये हमने तो प्रोग्राम के शुरू में दुआ की है कि अल्लाह खैर करे, कोई बुरी खबर ना हो। ठीक है, सियासी मुलाकातें, आना जाना चलता है, तो इस पर जरा थोड़ा सा हमें कुछ बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहले मैं ज़रा अपने जो पीपल्स पार्टी के भाई हैं उनको ज़रा आंसर करूं। देखें, अगर तो कोई उनकी दिल आज़ारी हुई है, अगर उनको कोई फंड्स नहीं मिले या कोई और चीज़ है, तो आई थिंक उनको उस टाइम पे बोलना चाहिए था। वरना बिलावल साहब, जरदारी साहब, हमारे बिलावल भाई हैं, जरदारी साहब लीडर हैं तमाम अक्रॉस द कंट्री सब के, तो उनकी जितने भी ग्रीवेंसेस थी जरदारी साहब खुद रखते थे और उनको हल किया जाता था, और फ़ौरन, मतलब इसमें 1 घंटे का डिले भी नहीं होता था। तो आई थिंक अगर इनके कोई इश्यूज़ थे तो उस वक्त रखते तो शायद हम हल कर सकते। दूसरा, हनीफ अब्बासी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर इन्होंने बात की, तो उन्होंने बिल्कुल अपनी स्टेटमेंट का रिबटल भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, मैं सिर्फ बात जो कर रहा था वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था, उसको रॉन्गली प्ले किया गया है, और उन्होंने अपना रिबटल भी दिया है। और दूसरा, अब जहाँ तक आपने बात की, देखिए हम यहाँ डिबेट की बात कर रहे थे कि अभी तक तो क्या हो रहा है कि हम तीनों वो लोग हैं कि जो एक कश्ती पे इकट्ठा इस मुल्क के लिए हमने इकट्ठा सेल किया है, और हमने अपनी तमाम पॉलिटिकल सोचों को, अपनी पॉलिटिकल जो हमारी आर्ग्यूमेंट है उसको साइड पे रख के, अपनी सोच को साइड पे रख के, अपने मंशूर को साइड पे रख के, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, दोनों जो मेरे भाई भी बैठे हैं और हम भी, हमने अपनी सियासी पॉलिटिकल कुछ चीज़ों में कुर्बानी दी और मुल्क को बचाया है। और उस मुश्किल टाइम में जिसमें आपका मुल्क बैंकरप्ट हो रहा था, जिसमें मुल्क आपका तबाही की तरफ जा रहा था, उसमें हमने हलकों से बढ़ के सियासत की है। हमने हलकों की गलियों नालियों से थोड़े आगे निकल आए और मुल्क को बचाने की सियासत की। और उसमें दोनों में जो मेरे साथ बैठे हैं, इन दोनों भाइयों की जमातों का एक बड़ा रोल है, और अपनी शायद मुल्क को बचाने के लिए अपनी पॉलिटिकल सोच को भी उन्होंने कुर्बान किया, और कुछ अरसे तक साथ चलाते रहे। और आगे भी यही होगा कि मुल्क है तो हमारी सियासत है और हम आगे लेके चलें। देखिए, अब तो मुल्क आपके मसाइल में है। अब ये इसका बात अगर हम इफ यू टॉक अबाउट द स्पिल्ट मिल्क, तो देयर इज नो वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए जी, वे फॉरवर्ड एक ही है, और ये है कि आप तमाम जितने भी हम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, हम जलाओ गिराओ की सियासत से बाहर निकल आए। 9 मई के वाकयात और उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क में शरपसंदी, जिन्होंने जलाओ गिराओ, जिन्होंने आपके मुल्क की नस्लों को तबाह कर दिया, यंग नौजवान लोगों की सोचों में आपने नफरत के बीज बो दिए। आई थिंक कि इससे आगे लेके जाना चाहिए, पाकिस्तान की गरीब आवाम की आवाज बनना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि हम हर चीज अगले कुछ साल के लिए डिफर कर दें, और सिर्फ हमारा एक पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, वो मैशत है कि मैशत को हम किस तरह इकट्ठे बेहतर कर सकते हैं। और उसमें देखें, कोई हर जितनी भी जमातें हैं, यहाँ अगर डिलीवरेंस की बात की जाए तो हमारी जमात
सही दानियल, आई एग्री, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन ऑन व्हाट यू हैव सेड कि आपको एक सिंगल पॉइंट एजेंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रखना है। लेकिन नाउ कमिंग बैक टू PMLN इंटरनली, और दूसरा जो आपने कहा कि इन दोनों सारी जमातों का भी हिस्सा था जो 16 महीने था, लेकिन ये अभी कह चुके हैं कि जितना हमारा हिस्सा था उसके मुताबिक हम अपना मानेंगे कसूर, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मानेंगे, और वही अपनी अपनी वजारत की जो भी परफॉर्मेंस थी या उस हवाले से वो कहते हैं। लेकिन चलें वो अब देखिए अंग्रेजी की द पॉइंट इज कि अभी एक सेकंड मैं फिर दोबारा उसी सवाल पे जाना चाह रहा हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब का आना और फिर एकदम शायद वापस जाने का प्लान बन जाना, एक तो इसके पीछे क्या है, और फिर अब इत्तलात ये आ रही हैं ज़राए के हवाले से कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी कुछ गैर मुतवक्के मतलब फैसले होने जा रहे हैं। देखिए जी, आपने भी स्टेटमेंट दी ना कि उन्होंने क्या हम अपना हिस्सा डालेंगे। देखिए अंग्रेजी की एक सेइंग है कि सक्सेस हैज 1000 फादर्स एंड फेलियर हैज नन, ठीक है ना। तो इसी तरह हकीकत है, हम एक नौजवान नस्ल से ताल्लुक है और मेरी कोशिश होती है कि सच बोलें, और ये सीनियर लोग हैं इनका भी कि देखिए ये हम सारे एक स्टेक होल्डर्स थे और सारा सबका रोल है और सब इस मुल्क को इकट्ठे इस बुहरान से निकाला है। जहां तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, देखें वो मरियम मीटिंग से पहले वी वर अवेयर, वी न्यू कि उनका प्लान है कि उन्होंने जाना है मरियम साहिबा ने। और इसी तरह शहबाज साहब की जो आप बात कर रहे हैं, शहबाज साहब का भी 2 और 3 दिन का उनका स्टे था, और उसके बाद उन्होंने वापस कोई चीजें, कोई कम्युनिकेशन जाके वापस करनी थी, और कुछ पार्टी डिसीजंस और कुछ पार्टी सीनियर्स के साथ मीटिंग थी जो आज हुई हैं, और इसके हवाले से उन्होंने वापस जाना था। मियां साहब का जो प्रोग्राम है वो अपनी डेट पे ही कायम है, और इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को उनको वालाना इस्तकबाल होगा, जहां लाखों हजारों लोग होंगे, और वो लोग इसलिए होंगे कि पाकिस्तान के इस मुश्किल बुहरान में एक उम्मीद है, और उस उम्मीद का नाम नवाज शरीफ है। बिल्कुल सही फरमाया। जब भी लेकिन पाकिस्तान आया, जब भी ये दानियल बिल्कुल सही, तो हमने मियां बिल्कुल सही दानियल मुझे ब्रेक पे जाना है, दानियल मुझे ब्रेक, हमने पाकिस्तान को इन बुहरानों से निकाला। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही है दानियल बिल्कुल सही है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, और पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को वेलकम करेगी, ये बिलावल भुट्टो साहब भी कह चुके हैं। बट द स्ट्रेंज थिंग इज कि आपने कहा कि वो 2-3 दिन का ही प्लान था, कुछ मैसेजिंग और कोई ऐसी कम्युनिकेशन थी जो कि 1-on-1 आई टू आई ही होनी थी, तो बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन कम्युनिकेशन के जराए तो और भी बहुत सारे हैं, स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन ट्रैवलिंग, माशाल्लाह। चलें इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने हमें कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब का पहले से ही 2-3 दिन का ही प्लान था आने का, और कुछ एक दूसरे के मतलब कोई भी मैसेजिंग वगैरह थी, कोई पैगाम था, कोई मुलाकातें थी, यकीनन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कादर खान मंदोखेल साहब, अब मामला ये है कि बिलावल साहब तो कह चुके हैं कि हम भी बाकायदा तौर पर वेलकम करेगी पीपल्स पार्टी भी मियां नवाज शरीफ साहब को, लेकिन ये अभी तक डाइसी हैं कि आना है कि नहीं आना। हालांकि अभी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने वाज़े तौर पर कहा है कि देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज, 21 अक्टूबर इज 21 अक्टूबर। वैसे याद है आपको इसके अलावा कोई अनाउंसमेंट रह नहीं गई, 15 अक्टूबर अनाउंस की थी, उसके बाद कोई अनाउंसमेंट रह नहीं गई, सही है। लेकिन पहले 15 अक्टूबर अनाउंस की, उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब साथ खड़े हुए थे अपने छोटे भाई के मियां शहबाज शरीफ के, और जब 21 आई तो तब भी साथ खड़े हुए। तो वो 7 दिन का जो है वो पता नहीं, अब वो कहते हैं कि वो हमारे तो वो कहते हैं कि सफ़र करने से पहले जो है वो ज़रा देख लेना चाहिए, कोई जंत्री को कंसल्ट कर लेना चाहिए कि कोई अच्छे दिनों में ही सफ़र करना चाहिए, अच्छा वक्त तयन करना चाहिए। कादिर खान मंदोखेल साहब, क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि बिलावल साहब ने कहा कि बिल्कुल हम नवाज शरीफ साहब को वेलकम करें, लेकिन वेलकम तो उस वक्त होगा जब वो पाकिस्तान आएंगे तब ना। बहरहाल हमारी दुआ है कि वो आ जाए और जल्द से जल्द आ जाए, इतनी लंबी डेट की बजाय वो कल ही आ जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी प्रेशर डाला जाए ताकि वो जल्द से जल्द 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए। चलो 90 दिन नहीं सही तो कम से कम 120 दिन करे, 100 करे, कुछ तो करे। बहरहाल वो भी एक
दानियल साहब ने किस बात से मैं बड़ा इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और हमारा काम नदी नाले को बनाना नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी मुल्क का है। मुल्क होगा तो हम होंगे। लेकिन फिर क्या बात है कि आप एक मुंतखब नुमाइंदे को तो फंड नहीं दे रहे हो और एक हरे हुए अपनी कैंडिडेट को आप 1 अरब 60 करोड़ रुपए दे रहे हो। ये मैं सिर्फ एक हल्के का आपका NA-249 का कराची का बता रहा हूँ जिनके टेंडर हो चुका है। तो भाई फिर आप मसावी रखें, हम तीनों वकील हैं, हमें कानून और आइन के दायरे में और उनको कोर्ट करके, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी नहीं है कि आप अपने हरे हुए लोगों को केमाड़ी में, बल्दिया में, कराची के दूसरे इलाकों में, पंजाब में आप फंड दे रहे हो और एक मुंतखब नुमाइंदा जो आपकी बदकिस्मती से आपके मिफ्ता इस्माइल को हराया उन्होंने, मैं बदकिस्मती कहूंगा क्योंकि उनको बुरा लगा है, तो उनको आप शक्ल देखने को तैयार नहीं है। 16 माह में कोई 2 मिनट मुलाकात का टाइम नहीं दे सके। मैं रिक्वेस्ट करके ताकि असेंबली के फ्लोर पे, बहरहाल उनकी मर्जी है, आइंदा इलेक्शन आएगा, मेरी तो ख्वाहिश है कि आइंदा इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में। लेकिन वो दानियल साहब ने कहा कि आपको उस वक्त ये इशू उठाना चाहिए था। सही उठाया। मैं तो आपको मैं वही बात कर रहा हूँ जो मैं और तीनों हम पैनलिस्ट वकील है, तो मैं तो आइन और कानून की बात करूं, मैं तो दलाइल के साथ गता हूं, मेरे फेसबुक, मेरे ट्विटर अकाउंट और असेंबली के रिकॉर्ड में चेक करें। टाइम की रिक्वेस्ट भी करते रहे, टाइम मांगते रहे। जी बिल्कुल ये रिकॉर्ड सर नहीं, उसका मैकेनिज्म ये था, ऑपोजिशन जमातों का मैकेनिज्म ये था कि उनके लिस्ट और नाम बिलावल साहब के थ्रू आते थे, जिनकी मीटिंग्स होनी होती थी, कायरा साहब हो गए और सीनियर्स हो गए, उनके नाम बिलावल साहब से आते, तरफ से आते थे और जिन जिनके नाम आते थे उनके साथ उसी दिन मीटिंग होती थी। Daniel, you are playing very smart here. Daniel, you are playing very smart here, but he was elected member. So बिल्कुल नहीं एग्री Daniel, this is not an excuse कि मतलब लिस्टें आती थी और उनको देते थे, मतलब you are like playing smart, but I understand. चलें, इनके सीनियर लोगों से लेकर कादिर खान बंदोखेल साहब हर रोज कादिर खान बंदोखेल साहब हर रोज होती थी मुलाकात। दानियल मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं आता हूं कादिर खान बंदोखेल साहब, मैं आता हूं कादिर खान बंदोखेल साहब, MQM पाकिस्तान का ख्याल है कि अब सिंध कार्ड सिंध में नहीं खेलने दिया जाएगा, ये ऐसा क्यों कह रही है MQM? JUIF और MQM इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कोई खौफ खतरा पीपल्स पार्टी? मैं फिर देखिए मैं फिर आपको वही दलाइल के साथ बात करूंगा। ये भी हमारे वकील है इज़हारुल हक साहब, जिस सीट पे मैं जीता हूँ कोई 2 साल के लिए, उस सीट पे 35 साल से MQM और नून लीग जीती आ रही थी और मेरा ट्विटर अकाउंट, फेसबुक चेक कर रहे, मैं तारीख में पहली मर्तबा इलाके में सीवरेज की लाइनें बिछा रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ कि तारीख में पहली मर्तबा इत्तिहाद टाउन, अल्लाह अकबर कॉलोनी, इन इलाकों में तारीख में पहली मर्तबा मैं पानी की और सीवरेज की लाइनें बिछा रहा हूँ, गैस की लाइनें बिछाने जा रहा हूँ। तो ये मुझे बताओ ना, तो ये क्या था? आप 35 साल से आप दोनों के, कभी एक का मैंने कभी दूसरे का मैंने, और अभी भी मेरे साथ जो सूबाई थे, एक PTI के MP है और एक TLP के, वो जरा उनसे भी पूछ ले कि उन्होंने क्या किया। सवाल ये है, ये सारी गिले शिकवे ठीक है, इज़हारुल हक साहब ने जो बात शुरू में कही थी, मैंने बीच में नहीं बोलना, जो बातें उन्होंने की है कि हम और नून लीग किस तरह खेलेंगे, एग्जैक्ट वही उसने अपने लिए कहा कि MQM किस तरह खेलेगी, MQM किस तरह बोलेगी, MQM किस तरह मजलूम बन के फिर आवाम के सामने आएंगे, जो 35 साल से सिंध के शहरी इलाकों में इनकी हुकूमत रही है और पीपल्स पार्टी के साथ हर मर्तबा हमें जरूरत न होने के बावजूद भी ये हमारे इत्यादी रहे। पाकिस्तान की तारीख में पहला इनका गवर्नर 14 साल गवर्नर रहा है। तो ये सारी चीजें तो आवाम के सामने, आवाम पूछेंगे इनसे। बिल्कुल सही जी। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, योर टेक ऑन दिस। और दूसरा कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से दोबारा फिर क्या सराहियाँ हो रही हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। आपने अभी बात की कि जी पैसा कहाँ गया, बाहर कहाँ गया, घर कहाँ बने, लेकिन आप सबके इत्तेहादी भी रहे हैं। भाई हम तो इसलिए इत्तेहादी रहे ना कि क्योंकि ये शहर का कोई इत्तेहादी नहीं है, हम तो हर लिहाज से इत्तेहादी। हम तो चाहते हैं शहर को बनाने में जब भी हो, जो भी शहर के लिए आए इत्तेहादी बनेंगे। और अल्लाह का शुक्र है, मुशर्रफ साहब ने काफी ज्यादा हमारी महरूमी है। और बाकी रहा, बिल्कुल सही बात है, शहर में 15 साल से तो MQM का वज़ीर आला है,
और 15 साल से एमक्यूएम का वजीर दाखिला है, 15 साल से एमक्यूएम का लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर है। अब हम उससे बच्चों वाले सवालात अगर करवाएंगे भाई, तो ये तो मैं नहीं कर सकता ना कि वो जो ये बचपन में ये सवालात हुआ करते थे कि अच्छा ख्वाजा साहब जो कहता है वही होता है। अच्छा चलें ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, ख्वाजा भाई, इजहार भाई चलें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इजहार भाई इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं मैं। मेरा सवाल अब ये है, क्योंकि आपने कहा कि इस शहर की खातिर हमें इत्तेहादी बनना पड़ेगा। वाई ओनली शहर? अब तो एमक्यूएम जो है वो पाकिस्तान का नाम लेती है, तो अब सिर्फ क्या शहर के मतलब हो गए, और वो भी सिर्फ कराची, तो हैदराबाद, सक्कर, उसका भी कोई जिक्र नहीं आ रहा। तो ये मुझे बताएं, आपने क्यों इस तरह इतने अपने आप को इतना लिमिट कर लिया? नाउ यू आर नेशनल पार्टी, आपका नाम पाकिस्तान है। बात सुने, पहली चीज तो ये कि मैं जहां से जीतता हूं, जहां मेरे लोग हैं, मैं वहीं की बात करूंगा। इसमें मुझे मशवरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां से मुझे वोट पड़ता है पहली तरजीह वो है। सही, जहां से मुझे वोट पड़ता है पहले पानी का हक उसका है, पहले सेवरेज का हक उसका है, पहले डेवलपमेंट का हक उसका है, पहले नौकरियों का हक उसका है, जहां से मुझे वोट पड़ता है। दूसरी बात ये कि मैं इनके पाकिस्तान हूं, इसीलिए मैं अपने हलकों से हर जबान बोलने वाले को टिकट देता हूं। 5 सीटों पे भी टिकट दे चुके हैं, जिसके अंदर 3 पख्तून हैं, 3 पख्तून बरादरी है, जिनको हमने 5 सीटों पे हमने इलेक्शन से कबल टिकट दिया है। और दूसरी बात ये देखें, एक बात सुने, कराची का आज 2013 से 2018 में ना मैं सूबाई में था ना मैं कौमी में था, तो बता दें शहर में क्या हुआ, इस शहर में कौन सी डेवलपमेंट के काम हो गए। और भाई 15 साल से हुकूमत इधर बैठी है ना, जिसका सदर भी था, वज़ीर आला भी था, वज़ीर आज़म भी था, उधर नून लीग भी रही है, तो सबका किबला लाहौर की तरफ जाता है, सब लोग लाहौर को सर्व करते हैं। कराची जो इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, जो इस वक्त IMF के आगे सबसे बड़ी आपका गिरवी रखा हुआ है, जिसका पेट्रोल, जिसकी बिजली, जिसके रिसोर्सेज, वो शहर को जब कोई नहीं सर्व करता, तो हम इस शहर के लिए फिर हुकूमत में जाते हैं। और फिर मैं बताऊं, हम किसी की दहलीज नहीं चढ़ते। ये सेनेट के इंतखाबात थे, रिकॉर्ड पे कौन हमारे पास आया है, सदर के इंतखाबात, वजीर आजम के इंतखाबात, और मैं आपको फिर बता दूं, ये आने वाले इंतखाबात में भी हमारे पास आएंगे इस बार, लेकिन हमारी शराइत मुख्तलिफ होंगी। हमारी जो उस वक्त चले वो तो इंतखाबात के जीतने के बाद की बात है। JUIF के साथ किन शराइत पर अलायंस हो रहा है? सीट एडजस्टमेंट होगी? JUIF और GDA हम मिलकर एक कमेटी बना रहे हैं, और हमारा ये एक उमूमी तौर पे इत्तेफाक हुआ है कि जहां पर जिसकी अक्सरियत है वहां पर उसके उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। जैसे कि लाड़काना में MP की सीट पे मौज़म अब्बासी साहब जीते हैं, सक्खर में 2000 वोट से जमीयत उलमा इस्लाम का कोई उम्मीदवार हारा है। जहां जिसकी वाज़ी अक्सरियत है, आदादोशुमार से, वोटर से, इलेक्शन एक्टिविटी से, उस उम्मीदवार को सिंध की तकदीर बदलने के लिए मदद की जाएगी, वोट किया जाएगा और कामयाब कराया जाएगा। सही, चले पॉइंट आ गया आपका। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्स, क्योंकि आप उस वक्त कुछ बीच में बात कर रहे थे, जो आपने कहा कि जी वो फंड्स वाली, उसको छोड़ें, आगे चलते हैं। अब जिस तरह सीट एडजस्टमेंट की बात की कि GDA, JUIF और MQM पाकिस्तान मिलकर एक कमेटी बना रही है, और ऑफ कोर्स टारगेट एक ही होगा सिंध में, पीपल्स पार्टी, तो PMLN भी उसका हिस्सा बनेगी? क्योंकि PMLN ने भी तो मामला इस तरह के शुरू कर दिए हैं। पहले हम सुनते थे कि जी कुछ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, मामला चल सकते हैं, मुफाहमत के बादशाह हैं आसिफ अली जरदारी साहब, लेकिन अब चीज़ें कुछ थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए जी, हमें हमारा जो इलेक्शन में जाने का और इलेक्शन का जो मौक़िफ़ है वो एक ही है, और वो ये है कि उन लोगों को जिन्होंने 2017 से इस चलती हुई गाड़ी को, जो तब भी बाहर थे जब 100 रुपये का डॉलर था, जब 5 रुपये की रोटी थी, जब 60 रुपये लीटर फ्यूल था, तब भी बाहर थे, मुल्क को बंद करने की बात कर रहे थे, जलाओ घिराव की बात कर रहे थे, मुल्क को आग लगाने की बात कर रहे थे, जिन्होंने आपकी एक इंटरनेशनल एयरलाइंस को, PIA को वीरान बस बना दिया। उनकी एक स्टेटमेंट से आपकी एयरलाइंस बंद हो गई, जिनकी एक स्टेटमेंट से आपका CPEC जो चलता हुआ, जिसने SWIFT
50-60 बिलियन डॉलर लेके आना था, वो एट हॉल्ट पे चला गया। इसका पता लगाना और उन लोगों का एहतसाब करना कि जिन्होंने पाकिस्तान को यहां लेके आए, जिनकी करप्शन नाअहली को पाकिस्तान आज यहां पर लेके आया कि हम बैंक करप्सी की तरफ चले गए। मैंने फिर कहा कि तमाम जमातों की पॉलिटिक्स और सियासत ये तो हम साथ साथ करेंगे, लेकिन जो हमारा मंशूर है और हदफ है ये है कि उन लोगों को उस कटहरे में लेके आना और कैसे किरदार बनाना जो इस सारे सिस्टम को यहां तक पहुंचाया है, जिन्होंने पाकिस्तान चढ़ती हुई मीशत को, जो आपके इस रीजन में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, आज चाइना कहां निकल गया, इंडिया कहां निकल गया, अफगानिस्तान कहां निकल गया, और आप आज भी कशकोल उठा के फिर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ये सलूक 4 साल में इमरान जिन लोगों ने किया वो कौन थे, किसके कहने पे किया और इसके पीछे क्या प्रोपेगेंडा था, उनको एक्सपोज करना, लोगों के सामने लेके आना और बताना कि झूठी सियासत करते हैं, ये पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करते रहे हैं, इनको एक्सपोज करना ही आगे। जब तक ये हम नहीं करेंगे, इन लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगे, जब तक ये लोग अपने कटहरों पे आगे खड़े नहीं होंगे, वो एमक्यूएम हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो हम हो या कोई और जमात हो, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए मैं फिर कहता हूं कि हमें इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। वैसे इस पर एक दानियल इस पर जो 2017 से आज दानियल, आई एम ग्लैड, दानियल बिल्कुल सही दानियल, आई एम ग्लैड दैट यू हैव पॉइंटेड आउट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक चीज पर इत्तेफाक, और हम ये भी सुन रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि तमाम सियासी जमातें कम से कम चलें, अपनी सियासत करें, अपनी पॉलिटिक्स करें, अपनी धड़ेबंदी करें, जो भी करना है सियासत अपनी जगह, लेकिन एक सिंगल पॉइंट पे एग्री कर जाएं और वो है दैट इज चार्टर ऑफ इकोनॉमी, कि उस पर आप लोग सब एग्री कर जाएं कि जो भी आए हुकूमत में, जिसकी भी हुकूमत आए, दैट पॉलिसी विच हैज बीन इनिशिएटेड, ऑफ कोर्स जो 16 महीने आपकी हुकूमत में थे, जिस तरह SIFC है, फिर जो उसमें पायलट प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं, फोकस प्रोजेक्ट्स हैं, मिनरल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, IT सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, कि उस पर कम से कम कोई भी आने वाली हुकूमत अगले 5 साल या 10 साल जो भी है, उन पॉलिसीज को कोई चेंज नहीं करेगा, ताकि एक कंसिस्टेंसी। सो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, सो दिस इज व्हाट आई गैदर कि एक पॉइंट पे कम से कम आप लोग सब हो जाएं, एंड दैट इज चार्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, बाकी पॉलिटिक्स वो अपनी होती रहे। सर, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के अलावा कोई हल नहीं है। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, इस बहरान से निकालना है, अगर आपने अपनी शहादतों का जाला करना है, आपने अपनी कुर्बानियों का जाला करना है, आपने अपनी सियासत का जाला करना है, अपने आने वाली नस्लों को बचाना है, तो आपने कंटिन्यूटी ऑफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करनी है। वो इंटरम सेटअप जो चीजें लेके चल रही है या जो पुरानी हुकूमत लेके चल रही है, सारे क्वेश्चन थे, उनको कंटिन्यूटी पे लेके जाना है। IMF को आपका पॉइंट आ गया और पाकिस्तान को इस कशकोल से आजाद करवाना है और स्ट्रेंथन इकोनॉमी करनी है कि कल हम दुनिया के साथ वापस एक बराबरी की सतह पे आके। आपका पॉइंट आ गया, मुझे कादिर खान मंदोखेल साहब की तरफ जाना है, डेवलपमेंट की बात करें और पाकिस्तान को दोबारा एशियन टाइगर बनाए जहां हम छोड़ गए थे। सही, एग्जैक्टली। कादिर खान मंदोखेल साहब, अगर जो थोड़ा सा आप टाइम रिवाइंड करें तो ये सबसे पहले बात चार्टर ऑफ इकोनॉमी की आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस से की थी, उस वक्त की हुकूमत को ऑफर की थी कि उन्होंने यही लफ्ज़ बोले थे कि सियासत, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा था। अब एक बात बताएं कि कम से कम ये मैं चाहूँगा कि अपने कहते हैं ख्वाजा साहब से भी इस बात पे जानने की कोशिश करूँ, तो इस बात पे एग्री करेंगे। और दूसरा, कादिर खान मंदोखेल साहब, कि अभी भी कोशिश हो सकती है किसी पार्टी के साथ भी मिलकर अलायंस में इलेक्शंस जाने की, या जीतने के बाद किसी के साथ अलायंस में? देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा आसिफ अली जरदारी साहब की मुफावती पॉलिसी का पैरोकार है हमेशा से, और इसी वजह से हम कहते हैं कि एक जरदारी सबसे यारी। पीपल्स पार्टी तो कभी भी इनकार नहीं करती, मगर क्या बात है कि एकदम 16 महीने की वजारत आज़म का ओहदा, फाइनेंस मिनिस्टर, तकड़ी मिनिस्ट्री साथ थी, ये सारी चीज़ें साथ थी। उस वक्त ये बातें जो आज मेरे छोटे भाई दानियाल साहब कह रहे हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं कही उन्होंने? ये सारी प्लेटफार्म, पूरे पीडीएम, हर चीज़ आपके साथ मुतफिक थी। बिल्कुल, वेरी राइटली, और ये बिल्कुल आपने सही। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, 40 सेकेंड 50 सेकेंड्स, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे आप लोग मान जाएंगे कि जी चलें मुल्क के लिए सब मिलकर करते हैं, या फिर भी आपके डाउट्स होंगे कि जब भी ये लोग हुकूमत में आते हैं ये सिर्फ जिस तरह आपने कहा कि जी बहुत कुछ बनाते हैं और फिर निकल जाते हैं? जब किसान की नुमाइंदगी वडेरा और मजदूर की नुमाइंदगी सनतकार करेगा,
जब तक इस ऐवान में कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी आ नहीं सकता। यहाँ पर आप गरीब आदमी पे टैक्स लगाए जाएं, पेट्रोल, बिजली और दीगर चीज़ों के ऊपर गरीब आदमी की जो रसद है वो कम से कम होती जाए। इंपोर्ट माफिया को कोई ना पूछे, स्टील स्मगलिंग वालों को कोई ना पूछे, अफगान ट्रांजिट ट्रेड वालों को कोई टच ना करे। जो अभी वजीर दाखिला बलूचिस्तान का मैं बयान सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि हम स्मगलिंग को डिस्करेज कर रहे हैं, खत्म नहीं करेंगे, खत्म नहीं कर रहे, खत्म कर रहे, वो आप तसल्ली दे रहे थे। नहीं सही, आप नहीं बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, सही, लेकिन मतलब आप डाउट्स हैं, आपके डाउट्स हैं। सही सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगी डॉक्टर मारिया सुल्तान, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और हम थोड़ा सा जायजा लेंगे कि अब भारत के साथ होने क्या जा रहा है, जब भारत पर ये डायरेक्ट इल्जाम लग चुका हुआ है कि रॉ इन्वॉल्व थी हरदीप सिंह के कत्ल में कनाडा में। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, हमारे जो सेक्रेटरी हैं साइरस काजी साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जो मिशन में प्रेस ब्रीफिंग दी, और उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसी की फितरत से वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं कि वो क्या करने की सलाहियत रखते हैं, लिहाजा ये हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। ही वॉज रेफरिंग टू हरदीप सिंग्स मर्डर बाय रॉ ऑफिशियल्स इन कनाडा। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, क्या कहती हैं? मतलब इंडिया स्टैंड्स एक्सपोज्ड। हम एक ज़माने से बता रहे हैं कि इंडिया टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, ना सिर्फ अपने हमसाए मुल्क में बल्कि दुनिया भर में। तो अब क्या आवर स्टैंड जो है वो जो हम कहते रहे हैं, वी स्टैंड विंडिकेटेड ऑन दैट? देखिए, उसमें तो कोई शक नहीं है कि जो हम अभी तक कहते रहे हिंदुस्तान के बारे में वो सच साबित हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो कहा वो सच है। बात ये कि इस वक्त हिंदुस्तान इस खत्ते के अंदर न सिर्फ दहशतगर्दी फैला रहा है, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया के हर मुल्क में जहाँ जहाँ वो समझते हैं कि वो अपने सेल के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, वो वहाँ दहशतगर्दी करे। और सिर्फ इतना है कि 2001 के बाद, बिलखसूस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1373 के बाद, और कोई भी मुल्क दहशतगर्दी करता हुआ पाया जाता है, बिलखसूस आलमी दहशतगर्दी में हिस्सादार बनता है, तो उसके खिलाफ न सिर्फ इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, बल्कि उसके खिलाफ एक ऐलान जंग भी हो सकती है। हाँ, इस वक्त हिंदुस्तान का ख्याल ये जरूर है कि शायद उसके ऊपर ये पाबंदियाँ ना आए, लेकिन जब आप जरा गौर से देखते हैं, सैंक्शन रजीम को देखते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले ईरानियन जो एक सेक्शन था मिलिट्री का, उसके ऊपर भी जो है अमेरिका की तरफ से सैंक्शन गिराए थे। तो यानी इसकी जो मिसाल है वो वाज़ेह भी है, और ये इधर रुकेगी नहीं, क्योंकि मसला सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज का किसी दूसरे मुल्क में जाके दहशतगर्दी करना नहीं है, बल्कि एक पूरे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट करना और फिर उस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना। ये मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस हैं जिसके लिए पहली दफा हिंदुस्तान को जिम्मेदारी उठानी। डॉक्टर साहब, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कुछ अर्सा पहले कराची में स्लीपर सेल्स आइडेंटिफाई हुए थे, एंड दे वर ऑल मैनेज्ड बाय इंडियंस, इफ यू रिमेंबर। रॉ वाज इन्वॉल्व्ड इन। देखिए, हमें तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कुलभूषण यादव इज लिविंग एग्जांपल, तो वो तो एक ऐसी चीज है जिसमें आपके ने पूरा एक नेटवर्क निकाला जो बलूचिस्तान की तरफ एक्टिव था, सिंध में एक्टिव था। इसके अलावा फिर जो कराची के अंदर जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं, जिसका नेटवर्क जो है साउथ अफ्रीका में मैनेज हो रहा था रॉ की तरफ से, ये वो तमाम चीजें हैं जो कोई भी मतलब शवाहिद से बढ़कर आगे आपने इसकी ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखी। फिर अफगानिस्तान के अंदर जो PTP को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हमारे सामने है। फिर इसके अलावा जो रियासती दहशतगर्दी आप कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में नजर आ रही है, उसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। असल मसला ये है कि इससे पहले हिंदुस्तान ने जो कुछ किया उसके लिए कभी हिंदुस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। दूसरा मसला ये है कि हिंदुस्तान ने ये चीज पर ध्यान नहीं रखी, बल्कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत 3 चीजें होंगी। एक तो उन्होंने ये किया कि जो भी हिंदुस्तानी नजात के मुकीम हैं, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं,
जिनके पास हिंदुस्तानी शहरियत है, हिंदुस्तान ये हक रखता है कि उनकी शहरियत मुअत्तल कर दे अगर वो चाहे। इसका मतलब ये कि जितने सिख हैं, जितने हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से बाहर नकीम है, उन सब की जो नेशनैलिटी है, उनकी शहरियत है, वो एक बैलेंस के अंदर। और ज़ाहिर है ये ह्यूमन राइट्स के नुक्ता नज़र से भी है कि ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान किसी भी वजह से उनकी शहरियत मुअत्तल करता है तो ज़ाहिर है ये एक स्टेटलेस सिचुएशन में आ जाएंगे और वहाँ उनके मुल्क के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएंगे। बिल्कुल, ये मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस हैं। सही। डॉक्टर साहिबा, एक चीज और, मतलब दे हैव इंडिया हैज अगेन प्लेड अ विक्टिम कार्ड के जी हम विक्टिम है, और फिर उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी, और वो एडवाइजरी फॉर इंडियन नेशनल्स एंड इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा, मतलब कि जी हमारे ऊपर जुल्म होने जा रहा है, हमें मार देंगे और ये कर देंगे। मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा इज दिस? देखिए, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बैनुल-अक़वामी ट्रेड यूनियन है, बिलखुसूस WTO के अंदर वो ये कहें कि जी हमारे खिलाफ इंसाफी हुई, हमें इक़्तिसादी तौर के ऊपर इसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मसला ये है कि अगर एडवाइजरी जो है हिंदुस्तान जो है अगर जारी करता है तो इसके मद्देमुकाबिल कनाडा भी ये जारी करेगा, और जब कनाडा ये एडवाइजरी जारी करता है तो इसका मतलब ये है कि जितनी कनेडियन फर्म जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, वो भी अपनी तमाम ट्रेड पॉलिसीज को और अपने ट्रेड कनेक्शन को देखेंगे। अभी इनका एक माहिदा होने जा रहा था, वो भी मुअत्तल हो गया, जो ट्रेड एग्रीमेंट के लिए था वो भी मतलब बस से कुछ चला गया। फिर इसके बाद जो चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ अर्से बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ बीजेपी की हुकूमत इंतहा पसंद रवैये की वजह से अक़लियतों को जो है गैर महफूज कर रही थी, और हिंदुस्तानी इंतहा पसंद सोच की बुनियाद जो है परमानेंट मेजोरिटी बनाने के लिए जो है नजर आ रही थी देखने में, वो आप देख रहे हैं कि वो एक जो है तासुल का शिकार हो गई। और अब अगर वो तासुल का शिकार होते हैं तो उसके चैलेंजेस बहुत मुख्तलिफ नौइयत के जो हिंदुस्तान को फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, हरदीप सिंह मर्डर जो है ये इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा रहा, बड़े बड़े कैपिटल से रिएक्शन आ रहा है दुनिया के, और वो पूछ रहे हैं, एंड इंटरेस्टिंगली एट द सेम टाइम ऑल द मतलब लीडरशिप इज इन अमेरिका, यूएस में, यूएन पे। सो डू यू एक्सपेक्ट कि इंडिया से भारत से वहां पर ये सवाल किया जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब व्हेन ऑल द मेजर कैपिटल्स आर रेजिंग आईब्रोज ऑन इंडिया नाउ? देखिए, मैं आपको ये कहेगी कि अभी तो शायद इसको शायद सवाल नहीं होगा इस वक्त, क्योंकि G20 को वो कामयाब करना चाह रहे थे गैर मौजूदगी में, दूसरी गैर मौजूदगी में। यही वजह है कि बावजूद इसके बहुत सारे इख्तलाफात थे, फिर ये जो है जॉइंट एलामिया वहाँ से निकला। लेकिन जो चीज़ देखने की जरूरत है वो ये है कि ये जो सिस्टम है, जो जिसको हम अकाउंट मुतहदा सिस्टम कहते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के ममालिक का है, यानी कि अमरीका, कनाडा, इस किस्म के जितने भी ममालिक हैं। ये जो ममालिक हैं ये जाहिर है ये बात यहाँ नहीं रुकेंगे, यूएन कमेटी की ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाएगी, क्रिमिनल कोर्ट में जा सकती है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अगर कोई कनाडा रेजोल्यूशन पास कराने में कामयाब हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये बात भी मिलनी चाहिए जिसका पाकिस्तान शिकार है, वो फैक्टर्स है, एशिया पैसिफिक ग्रुप है, ये तमाम चीज़ें जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 1267 के साथ लिंक है, और ये चैप्टर 7 के नीचे, यानी कि इसके ऊपर तमाम मुल्क पाबंद हैं। अगर पाबंद हैं तो जाहिर है इसके जो इस्तेमाल है वो खाली हिंदुस्तान नहीं करेगा, अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ इसमें पहले करता है। अब पहली दफा शायद हिंदुस्तान भी जो है हिंदुस्तान की जो हैं बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब इसमें जो अमेरिका का यूएस रोल जो है वो बड़ा कुछ थोड़ा सा उसके ऊपर सवालिया निशान से आ रहे हैं कि मतलब वो लगता है ऐसे है कि यस दे वांट टू स्टैंड विद जस्टिन ट्रूडो एज वेल एज दे वांट टू प्रोटेक्ट मोदी एज वेल। देखिए, चैलेंज तो है उनके लिए। चैलेंज इसलिए है कि एक तरफ तो हिंदुस्तान को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी बिलखसूस इंडियन ओशन और इंडियन पैसिफिक के अंदर एक बहुत बड़ा इसका एक हिस्सा समझते हैं। ये इसमें कोई छुपी बात नहीं है। उन्होंने बीका साइन किया, कमकासा साइन किया, लीमा साइन किया, मुख्तलिफ किस्म के। और अभी भी अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के अंदर तो तमाम अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर रहे हैं ताकि WTO का जो फायदा है वो हिंदुस्तान के जरिए उठा सके और हिंदुस्तान के सिक्योरिटी पैरामीटर का हिस्सा। बिग मार्केट
एंड ऑफ कोर्स भी बढ़ के वो हिंदुस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की चीप लेबर को, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एक्सेस को, इंडियन ओशन की एक्सेस को, ताकि वो एक तरह से पुलिसमैन का रोल अदा कर सकें अमरीका की। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल रहा है वो रहा है लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, और जिसमें वो कहते हैं कि हमारी लिबरल वैल्यूज हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं, हम इंसानी हकूक के साथ हैं। वेरी राइट डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। आई विश वी वुड हैव मोर टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बट आई अंडरस्टैंड कि वाकई कंसर्न्स हैं उनके, और हमें भी पाकिस्तान को भी एक सख्त मौक़िफ़ इस पर लेना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी इज़ देयर। UN में मौजूद हैं हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब, और उनको भी वहाँ पे ये मामला उठाने चाहिए, क्योंकि अब इंडिया जो है, भारत जो है, उसकी हाई हैंडेडनेस जो है वो अब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।